नमस्कार, आप सभी का बहुत स्वागत है साधना न्यूज में और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने यूपीएससी में चयनित अभ्यर्थियों का सम्मान किया। इस मौके पर उच्च शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार भी मौजूद रहे। उनके अलावा अनुपम राजन भी कार्यक्रम में शामिल हुए। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का सोमवार को मुख्यमंत्री निवास में आगर मालवा जिले की 2 अहम सिंचाई परियोजना को मंजूरी के लिए क्षेत्रीय किसानों ने आत्मीय स्वागत अभिनंदन किया। इसके बाद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक संपन्न हुई, जिसमें कई अहम प्रस्तावों पर मोहर लगी है। देखिए खास रिपोर्ट। राजधानी भोपाल के कुशाभाऊ ठाकरे सभागार में शनिवार को यूपीएससी परीक्षा में चयनित अभ्यर्थियों के लिए सफलता के मंत्र सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की मौजूदगी में हुए इस कार्यक्रम में उन 61 चेहरों की चमक देखने को मिली जिन्होंने यूपीएससी की परीक्षा में सफलता हासिल की है। इस दौरान मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने प्रतिभाओं का परचम पुस्तिका का विमोचन किया और अभ्यर्थियों को सम्मानित किया। कार्यक्रम में उच्च शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार, अनुपम राजन और हिंदी ग्रंथ अकादमी के डायरेक्टर अशोक कड़ेल भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री ने कहा कि लोकतंत्र की यही खूबसूरती है कि यहाँ एक चाय वाला प्रधानमंत्री बन सकता है और एक गाय वाला मुख्यमंत्री। हमें हर 5 साल में जनता के बीच परीक्षा देनी पड़ती है, नीतियों के आधार पर उनका विश्वास जीतना पड़ता है। कार्यक्रम में विभिन्न पृष्ठभूमियों से आए सफल अभ्यर्थियों को सम्मानित किया गया। जहां एक और बड़े शहरों के युवाओं ने सफलता हासिल की, वहीं मंडला, डिंडोरी और बालाघाट जैसे दूरस्थ अंचलों से भी अभ्यर्थियों का चयन हुआ। इस मौके पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने प्रसन्नता व्यक्त करते हुए सभी चयनित अभ्यर्थियों को शुभकामनाएं दी। यूपीएससी के सिलेक्शन ने मध्य प्रदेश में नया रिकॉर्ड बनाया है। 2 वर्ष में जिस प्रकार से ये हमारी ट्रेंड चला है, ये हमारे लिए गौरव करने की बात है कि हिंदी माध्यम से भी कई मित्रों ने अपनी पोजीशन बनाई है। बाकी भी सब क्षेत्रों में छोटे छोटे अंचल से, सरकारी स्कूल से, कॉलेज से निकले हुए छोटे स्थान से हिंदी में भी या बाकी प्रकार के भी विषय लेकर के हमारे बच्चों ने न केवल 10 सर्वाधिक टॉप रैंक में भी अपने 2 बच्चों ने जगह बनाई और अक्षर जैसे हमारे मित्र ने जो दृष्टिबाधित भी है उनने अपनी पहचान बनाई है। मैं आज मध्य प्रदेश सरकार की ओर से 61 यूपीएससी के चयनित विद्यार्थियों के सम्मान समारोह में मौजूद था। उच्च शिक्षा विभाग के माननीय मंत्री इंदर सिंह परमार जी, माननीय एसएस अनुपम राजन जी को बधाई देना चाहूंगा। ये सिलसिला हमने जिनमें शिक्षा मंत्री था तब से चालू किया था और ये सिलसिला लगातार चालू भी है और संख्या भी बढ़ती जा रही है। गणतंत्र के लिए, आज लोकतंत्र के लिए अत्यंत आवश्यक है हमारे सुयोग्य अधिकारियों का चयन हो और लोकतंत्र की भावना विकास से हम अपने चयनित मंत्रियों के साथ, विधायक सांसदों के साथ जनता की सेवा में दोनों तरफ से कदम मिला के चले। इस संभावना से भविष्य के 25 साल 2047 तक की मैंने शुभकामना दी। अब जो लोग ज्वाइन करेंगे अपने ट्रेनिंग के बाद, ये आजादी के उस अमृत काल में भी हमारे पिता नेतृत्व से दिखाई देंगे। मध्य प्रदेश सरकार की ओर से मैं सभी का अभिनंदन करता हूँ, उच्च शिक्षा विभाग के मंत्री और अधिकारियों को। कार्यक्रम में मंच पर मुख्यमंत्री और मंत्री के साथ चयनित अभ्यर्थी मौके पर मौजूद रहे। वहीं सामने बड़ी संख्या में वे युवा भी उपस्थित रहे जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं। मुख्यमंत्री और सफल अभ्यर्थियों के अनुभव सुनकर युवाओं को उन्हें प्रेरणा मिली। और आज मैं यूपीएससी के जो सिलेक्टेड हैं एस्पिरेंट्स उनको सुनने आई थी। मेरा भी गोल है यूपीएससी क्रैक करना। अभी मैं 12th में हूँ और मैं प्रिपरेशन चालू करूँगी कुछ टाइम में। और मुझे सुन के बहुत अच्छा लगा, काफ़ी मोटिवेशन मिला और सबको सुन के मैं अंदर से बहुत खुश हुई और उनके लिए बहुत ज़्यादा खुश हुई, मोटिवेट हुई कि मैं भी कर सकती हूँ। बहुत लोगों को देखा जिनके बहुत अटेम्प्ट्स लगे, कुछ बहुत यंग में कर चुके हैं, तो उनको देख के मैं मोटिवेट हुई कि ये कर सकते हैं तो मैं भी कर सकती हूँ और कुछ टाइम में मैं भी इनकी जगह पे आऊँगी।
यूपीएससी में चयनित अभ्यर्थियों में शामिल इंदौर की अक्षत बल्दबानी अपनी सफलता की कहानी साझा की। उन्होंने कहा कि जीवन में चुनौतियां जरूर आती हैं, लेकिन उनसे आगे निकलना ही असली सफलता है। दिव्यांग होने के बावजूद अक्षत ने अपनी मेहनत और आत्मविश्वास से ये मुकाम हासिल किया है और वे अपने जैसे सैकड़ों दिव्यांगों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने का संकल्प रखते हैं। तो मेरा नाम अक्षत बल्दवा है, मैं इंदौर डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूं और मेरा ये पहला यूपीएससी का अटेम्प्ट था और मेरा रैंक है 173। सर चुनौतियां तो बहुत सारी होती हैं, जैसे कि अगर एज अ डिसेबल पर्सन मुझे एक्सेसिबल स्टडी मटेरियल नहीं मिलता था आसानी से। उसके अलावा ये चुनौती होती है कि सही गाइडेंस हमेशा अवेलेबल नहीं होती, जो यूपीएससी की जो कोचिंग इंडस्ट्री है इसमें, तो कई बार गाइडेंस अच्छे से अवेलेबल नहीं होती। और इसके अलावा सर चुनौती है कि आपको रोज उठ के पूरा दिन पढ़ना है, फिर अगले दिन उठ के फिर पूरा दिन पढ़ना है, तो ये कंसिस्टेंसी बनाए रखना, डिसिप्लिन के साथ पढ़ना रोज, ये भी अपने आप में एक चुनौती है। इंक्लूसिविटी होनी चाहिए कि मतलब जो गवर्नेंस है, हमारा शासन है, इसमें सभी वर्गों का पार्टिसिपेशन होना चाहिए, सभी वर्गों की सुनवाई होनी चाहिए। जैसे जो डिसेबल है उनके पास ये पावर होनी, मतलब उनके पास इतनी ताकत होनी चाहिए कि वो गवर्नमेंट ऑफिस में आकर अपना ग्रीवेंस रख सकें। या जो पिछड़ा वर्ग है, अनुसूचित जनजातियां मध्य प्रदेश में इतनी सारी हैं, तो शासन उन तक पहुंच सके, यही हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए। बिल्कुल सर, होना चाहिए। और अब इसके लिए हम जैसे लोगों ही आगे आना पड़ेगा। जैसे मैंने यूपीएससी क्लियर किया है, मैं चाहता हूं कि और भी जो हमारे डिसेबल भाई बंधु हैं वो भी आगे आएँ और हम खुद सिस्टम में बदलाव लाने की कोशिश करें। जैसे एक बंदा तो सब कुछ नहीं कर सकता, लेकिन हम जैसे अगर थोड़े लोग पहुंचेंगे सिस्टम में तो शायद कुछ बदलाव ला सकें। चयनित अभ्यर्थियों की संख्या हर साल बढ़ती जा रही है और ये हम सबके लिए बहुत गर्व की बात है कि मध्य प्रदेश के छात्र अब सिविल सेवा में इतना अच्छा कर रहे हैं और इसका श्रेय मध्य प्रदेश शिक्षा विभाग और मध्य प्रदेश शासन के बहुत से प्रयासों का फल है। मध्य प्रदेश शिक्षा विभाग के एक अंश, मेरी मदर भी बैठी हैं यहाँ पे, मम्मी प्रोफेसर विनीता भटनागर। ये जो सिविल सर्विस परीक्षा का सफर है, ये कई सालों का सफर है। इसमें मेरे को 3 प्रयास लगे और बहुत सी चुनौतियां आई और इस सफर में गंभीर तपस्या रही और बहुत लोगों का सपोर्ट रहा। मेरे मम्मी पापा का सपोर्ट रहा, जिनने बहुत से बलिदान दिए। आज मेरे पापा यहाँ बैठे हैं, उनका बर्थडे फिर भी मेरे काम में लगे हैं। और एक्सटेंडेड फैमिली, फ्रेंड्स, मेंटर्स, टीचर्स, सभी का बहुत सपोर्ट रहा। सादर प्रणाम। आज इस मंच पर खड़े होकर मुझे गर्व और भावुकता दोनों महसूस हो रही है। गर्व इस बात की कि मैं उस प्रदेश की निवासी हूँ जहाँ संघर्ष हमारी हवाओं में, हमारे खून में बहता है, और भावुकता इसीलिए कि ये भोपाल की धरती मेरे उस संघर्ष का प्रतीक रही है, जब कई बार असफलताओं का सामना मुझे अपने प्रयासों के दौरान करना पड़ा। अपने युवा साथियों से मैं कहूंगी कि सफलता की चमक देखते हैं, लेकिन उस चमक के पीछे जो चुनौतियां केवल संसाधनों की नहीं थी, समाज की सोच की थी और एक सेल्फ डाउट की भी थी कि एक गांव से आने वाली लड़की क्या सिविल सेवा जैसे प्रतिष्ठित एग्जाम को क्लियर कर सकती है। एक ऐसा अवसर है जिसमें मध्य प्रदेश की ज्ञान की ताकत हम सबके सामने उपस्थित है और इस अवसर पर हमारे बीच हमारे विभाग के एससीएस आदरणीय अनुपम राजन जी और सभी जो सिलेक्ट होकर आए हैं ऐसे मेरे विद्यार्थी साथीगण, यहाँ पर बैठे हुए सभी अभिभावकगण, अधिकारीगण, साथ में विद्यार्थी भाइयों और बहनों, मैं सबको नमस्कार करता हूँ। हम सब ने एक उत्साह के साथ, जोश के साथ अपने बंधु भगिनियों का स्वागत और सम्मान किया है और माननीय मुख्यमंत्री जी ने कुछ अपेक्षाएं भी की है। मैं आप सबके सामने एक बात शेयर करना चाहता हूं कि जिस भाव से अपने परिवारजनों ने इस कदम में साथ दिया है, माता पिता ने दिया है, मिलने वालों ने दिया है, उन सबके प्रति हमेशा कृतज्ञता का भाव रहे, क्योंकि भारत की परंपरा में और इस देश की परंपरा में और दुनिया के देशों की परंपरा में कृतज्ञता के भाव में अंतर है। हम जिस घर में रहे हैं, जिस मिट्टी में खेले कूदे हैं, कभी कीचड़ के रूप में शरीर से लगी है, कभी धूल के रूप में लगी है, उस मिट्टी का कर्ज भी हम पर होता है और इसलिए
कितने ही बड़े स्थान पर हम सुशोभित हो जाएं, लेकिन उस मिट्टी का कर्ज उतारने का भाव, हमारे अपने लोगों का कर्ज उतारने का भाव हमेशा मन में बना रहे, उसी में से लोक कल्याण की भावना आती है। जिस समाज से हम कुछ प्राप्त करते हैं, उस समाज को सेवा करने का आप सबको अवसर मिला है, और मैं समझता हूं आप सौभाग्यशाली हो कि हमारे देश को फिर से उसी स्थान पर पहुंचाना। माननीय मुख्यमंत्री जी जिसका उल्लेख कर रहे थे, जब स्वतंत्रता के 100 साल पूरे होंगे, विकसित भारत का संकल्प 2047 कैसा पूरा करेंगे, तो निश्चित रूप से कि आपके प्रयासों से, आपके परिश्रम से दुनिया का नंबर 1 देश बनाना, हर क्षेत्र में आगे देश कैसे आ जाए, उसके लिए पहले हमें अपने लोगों के जीवन स्तर को सुधारना। आप सब सौभाग्यशाली हैं। जब आजादी का अमृत काल 2047 होगा, तब आप योग्य जगह पर, अपनी जगह पर इस देश के साथ, मध्य प्रदेश के अपने इस गौरव को अंदर से बाहर ला करके दुनिया के सामने दुनिया का नंबर 1 देश बन करके रहेगा। मैं आपके माध्यम से उस काल की कल्पना करके आनंदित हो रहा हूं, और आप सबको भी परमात्मा की दया से, महाकाल के आशीर्वाद से धीरे धीरे जब से हमने प्रारंभ किया था, अनुपम जी, मुझे लगता है कि वो संख्या छोटी थी, अब ये मंच बड़ा होता जा रहा है। जोरदार अभिनंदन करो। 63-61 की संख्या। ये नव संकल्प, नव सामर्थ्य, ऊर्जा का और क्षमता, योग्यता का प्लेटफॉर्म। मुझे तो लगे कि सामने बैठने वाले कम पड़ जाए, इतने यहां बैठे तो और आनंद आएगा। ये ऐसे बढ़ते जाए संख्या। लेकिन ये बात सही है कि हमारे बीच आज जिस परीक्षा के माध्यम से आप सब अपना अपना सिलेक्शन करा के आए हैं, एक नई जवाबदारी, नई दुनिया में आप प्रवेश कर रहे हैं। खास करके दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश के अंदर ये मौका मिलना, ये बड़े सौभाग्य की बात होती। और उससे ज्यादा और आनंद आता है जब हमारे बीच में से अक्षत भी निकलता है और ईशान भी निकलता है, हमारे लिए प्रक्षाल भी निकलता है। जब टॉप रैंक होती है, उस टॉप रैंक में भी मध्य प्रदेश के बच्चे हैं जिनने अपनी पोजीशन बनाई है। मैं आप दोनों को भी बधाई देना चाहता हूं। ये हमारे लिए गौरव की बात है कि मध्य प्रदेश विक्रमादित्य के उस गौरवशाली अतीत को जीता है, जिसके कारण से यहाँ के बच्चों ने दुनिया में अपनी प्रतिभा से, मेधा से अपने झंडे गाड़े। और अक्षत को भी मैं बधाई देना चाहता हूं। अक्षत, आपने भी अपनी अच्छी पोजीशन बनाई। जोरदार तालियां अक्षत के लिए भी। साथियों, सफलता कई दायित्व को लेकर आती है, और ये जो आपका उत्तरदायित्व है, ये जैसे एक मित्र ने कहा कि सच में संवैधानिक अधिकारों को लिए मैं अपने इस दायित्व के साथ जोड़ करके आपने बात कही। ये अलग बात है कि थोड़ा सा मैं उसी बात को दूसरे ढंग से कहता हूं कि लोकतंत्र के अंदर लोकतंत्र की खूबसूरती है। हमारा चयन हो न हो, आपका चयन पक्का रहता है एक बार के बाद, ये पक्का। हमारी तो परीक्षा कदम कदम पे होती, हर 5 साल बाद हमको आपकी जैसी एग्जाम देना पड़ती। जनता के बीच जाना, जनता की नीतियों को लेके जाना, जनता के विश्वास को कायम करना, और अच्छे पटियावल हाल होते हैं और अच्छे से एकदम निकल करके ये लोकतंत्र की खूबसूरती है कि एक चाय वाला देश का प्रधानमंत्री बनता है और एक गाय वाला मुख्यमंत्री बनता है। ये भी हमारे लिए आज के इस दौर का आनंद है। ये उसी सुखानुभूति के दौर से निकलता है जब मैं सुन रहा था कि कौन कहां से आए, कोई डिंडोरी, कोई मंडला, बालाघाट, जबलपुर, कटनी, अशोकनगर, शिवपुरी, श्योपुर, इंदौर, भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर तो है ही, लेकिन हर वो स्थान से प्रतिभा हर जगह से रास्ता बनाती और वो संभावना लेके भी आती। डिंडोरी जैसे स्थान से भी हमारा एक भाई निकल के आया। तो ये एक तरह से अपने मध्य प्रदेश की खूबसूरती भी है।
अब जो इन डिंडोरी जैसे स्थान पे रहता है वो डिंडोरी को समझेगा, जो सुजालपुर में रहता है वो सुजालपुर को समझता है। एक मंदसौर जिले से, कोई नीमच से, कहां से अपने, लेकिन ये ऐसे अंचल के माध्यम से हम अपनी उस प्रतिभा के बलबूते पर जो सरकारी स्कूलों से निकले, सरकारी कॉलेज से निकले, कुछ अच्छे भी निकले, कुछ थोड़े आनंद के साथ आप लोगों ने समझदारी भी करी सिलेक्शन करने के लिए, अधिकतर आईटी से निकले, लेकिन साहित्य और इतिहास लेकर के धीरे से रास्ता बनाया। ये आपकी अपनी समझदारी भी है, ये आपकी अपनी थोड़ी सी अपनी इस मार्ग पे आने की एक रास्ता बनाने की तरीके भी है, क्योंकि हिस्ट्री भी आपने जब इसकी एग्जाम दी होगी तो मजा आया होगा, और किसी भी देश की हिस्ट्री को अगर जान करके आप आगे बढ़ रहे हो तो अच्छी बात है। जो इतिहास को नकारता है वो भविष्य के प्रति आगे नहीं बढ़ सकता है। मुझे इस बात की प्रसन्नता, ग्रेजुएशन तो अधिकतर आईटी इंजीनियरिंग सबसे की है, लेकिन कोई एक आध दो ही होगा जिसने उसको सब्जेक्ट लेकर के इसमें निकालने की, लेकिन कोई बात नहीं। अब दो तरह से मैं आपको शुभकामना भी देता हूं और बधाई भी देता हूं। एक तो पढ़ने की कोई उम्र नहीं होती, और डिग्री हासिल करो, सर्विस करते करते करो, पढ़ने के लिए लगातार अपने लिए मार्ग खोल के चले, और कई विषयों पर इन सारी बातों से जब पढ़ते हो तो आपको अंदर का कॉन्फिडेंस भी आता है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि यहाँ आईटी किए हुए ने भी एक बच्चे ने एमए पॉलिटिकल साइंस से किया। किसने किया था? हाँ, आपने किसी ने किया था ना, बेटी ने किया, सोफिया है ना, सागर से आती, सही है ना? एक ही बार बताया ना तुमने, ठीक है। मैंने भी पॉलिटिकल साइंस का एमए, एमबीए, बाद में मैं जब टूरिज्म चेयरमैन था, यूडीए चेयरमैन था, बराबर जाकर के बच्चों के साथ एग्जाम उनके साथ बैठ करके क्लासरूम में दी थी। लेकिन इसका मजा भी रहता है, अपने अंदर पढ़ने की ललक लगी रहना चाहिए। और लेकिन एक बात और है, थोड़ी सी इस बात को भी आप समझना कि हमारे बीच में एक जवाबदारी आपको मिली है। ये जवाबदारी हमको अपने परिवार के साथ समाज के बीच में उस उत्तरदायित्व की तरफ ले जाती है कि जब आपके लिए आपका परिवार, निजी परिवार, लेकिन आपकी जवाबदारी के बलबूते पर पूरा कार्यक्षेत्र आपको एक उस भाव से देखता है जो भविष्य में आपके माध्यम से एक बड़ा सेवा के संकल्प की पूर्ति करता है, शासन की योजनाओं को जमीन पे उतारने का अवसर देता है, और आपके माध्यम से कई सारे छोटे से छोटे लोगों के सुख में आप भागीदार बन सकते हैं, उनको सुखी कर सकते हैं, उनके साथ खड़े हो सकते हैं। और सच में सुखी तो वही है जो दूसरे के सुख को बढ़ा सके, सुख में अपनी भूमिका अदा कर ले। लेकिन एक बात और भी है कि हमको ये कॉलेज की पढ़ाई के बाद, इस एग्जाम के बाद आदमी में ठहराव आ जाता है कि अब मैं आईएएस हो गया, अब इसके बाद ठीक है, जो होगा चलता रहेगा। ऐसे में कई सारे मैं लोगों को जानता हूं जिन्होंने इधर रैंक भी हासिल करी, बड़ी पोस्ट, लेकिन मैदान में प्रैक्टिकल रूप से लाने में कई प्रकार की चुनौतियों में वो कमजोर साबित हुए। उनकी अपनी भूमिका जितने प्रकार से हो सकती है, और ये इसका वैसे तो देश का हमारा उदाहरण सामने है। हमने नेताजी सुभाष चंद्र बोस को 1923 में आईसीएस की एग्जाम पास करके वो टॉप रैंक में आए थे, लेकिन अपना सिलेक्शन करा करके उस काल की आवश्यकता ऐसी थी जब अंग्रेजों लगता था कि वही टॉप कर सकते, वही पास हो सकते, तो भारतीय प्रतिभा ने उस समय भी इस बात को सिद्ध किया कि देखो तुम्हारी एग्जाम कितनी कठिन क्यों ना हो, हम पास कर सकते। लेकिन हमको नौकरी नहीं करना, उन्हें नौकरी नहीं की, सेवा का मार्ग अपनाया, राजनीतिक मार्ग अपनाया, कितने प्रकार की उनने अपने जीवन, और वो नहीं, आज संयोग से 23 मार्च है, हमारे मध्य प्रदेश के एक बच्चे का जो पढ़ने के लिए गए थे बनारस, और मैं उनके घर भी गया था, अत्यंत एक छोटी सी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का सोमवार को मुख्यमंत्री निवास में आगरमालवा जिले के किसानों ने आत्मीय स्वागत और अभिनंदन किया। यह अभिनंदन जिले की 2 महत्वपूर्ण सिंचाई परियोजनाओं को मिली मंजूरी के प्रति आभार व्यक्त करने के लिए किया गया। दरअसल आगरमालवा जिले में क्षेत्रीय किसानों ने मुख्यमंत्री निवास पर पहुंचकर सीएम डॉक्टर मोहन यादव का पुष्पहारों से स्वागत किया। किसानों ने इन सिंचाई परियोजनाओं को क्षेत्र की कृषि और समृद्धि के लिए संजीवनी बताया। हाल ही में कैबिनेट द्वारा स्वीकृत इन 2 परियोजनाओं की लागत लगभग 215 करोड़ 47 लाख रुपए है। इन परियोजनाओं से जिले की 2 तहसीलों के 63 गांवों के किसानों को सीधा लाभ मिलेगा।
इनके माध्यम से लगभग 1000 हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र में सिंचाई की सुविधा उपलब्ध होगी, जिससे रबी और खरीफ दोनों फसलों की पैदावार में वृद्धि होगी। इस दौरान मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि प्रदेश सरकार कृषक कल्याण वर्ष 2026 के तहत हर खेत तक पानी पहुंचाने के संकल्प के साथ काम कर रही है। गोपाल कृष्ण भगवान की जय। आगर, नलखेड़ा, ये अपना पश्चिमी मध्य प्रदेश का सबसे बढ़िया जिला हमारे सबके सामने देखते देखते आगर का जिला अब हमारे सबसे अच्छे जिलों में शामिल हो रहा है। हमें इस बात की प्रसन्नता है। बाबा बैजनाथ की कृपा से माहौल बदला और बदलते हुए गौशाला भी अच्छी हुई और गोपाल भी अच्छे हुए, है ना। और हमारे समृद्धि के मार्ग भी कैसे खुलते जा रहे हैं कि आज हमारे बीच न केवल उज्जैन के पास का लाभ सबसे ज्यादा, अगर कोई उज्जैन से भी पहले कोई जिला है तो अब हमारा आगर जिला है। बात का राजस्थान से लगा करके दिल्ली तक के आने वाले जाने वाले लोगों के बीच सबसे मजबूती के साथ टिक कर कोई खड़ा है, तो इस बात की प्रसन्नता है। वो आगर खड़ा है, आगर की जिला खड़ा है। और समय के साथ बदलते हुए हमारे लिए, अब आप नर्मदा की बात करो, नर्मदा जी तो अपने जो है उनका आशीर्वाद रहेगा, पर नर्मदा जी दूर पड़ती है। आपके पास में तो पार्वती, काली सिंह, चंबल, सबका लाभ कौन उठाता है? तो आगर वालों के पास तो है ही है। अब तो उछलता कूदता हमारा चीता भी आगर तक आने वाला है। पीछे से गांधी सागर से लगा हुआ कौन सा जिला? मंदसौर के पास का आगर ही तो है। और 8 लेन सुपर एक्सप्रेस का मजा भी कौन ले रहा है? आगर ही तो लेगा। समय के साथ आगर के लिए और बहुत सारी योजना है, लेकिन अभी तो मैं आहू मध्यम परियोजना की 167.21 करोड़ की 4800 हेक्टेयर क्षेत्र में फड़ाई तालाब की इस योजना के 24.25 करोड़ तो ये हो गए। तो ये इसकी बधाई देना चाह रहा हूं लगभग दोनों योजनाओं की, और दोनों मिलाकर लगभग ये 200 करोड़ की योजना, फड़ाई तालाब और आहू मध्यम परियोजना। लेकिन हमारी अपनी सरकार के लिए जोरदार ताली माननीय मोदी जी के लिए बजाएं थे। हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि हमने सबने तय किया कि हर एक खेत को पानी, हर हाथ को काम, हर खेत को पानी। धीरे धीरे करके चारों तरफ वातावरण बन रहा है और आगर तो अब उसमें और आगे बढ़ गया है। इसलिए किसान कल्याण वर्ष जब अपन मना रहे हैं तो किसान आधारित सभी योजनाओं के लिए हम अपनी सरकार के माध्यम से वो सब जोड़ने को तैयार है, जिसके भरोसे से हमारे किसानों के आय डबल हो जाए, फसल बढ़े, बागवानी हो, पशुपालन हो, मछली पालन हो, सहकारिता बढ़े, अलग अलग प्रकार की। अब तो हमारे अपने इस क्षेत्र के अंदर पशुपालन के साथ गौशालाओं को लेकर भी बड़े पैमाने पर लाभ दे रहे हैं। और औद्योगिकरण भी क्या हो रहा है आगर का। अब उज्जैन का असर तो आगर पे आ रहा है। अपने बीच में से बड़ी बड़ी इंडस्ट्री आपके यहाँ आने को तैयार है। आने वाले समय में अभी तो संतरा को देख रहा हूं तो संतरा भी आगर से बाहर ही नहीं आ रहा है। नागपुर के नाम से भले बिक रहा है, लेकिन माल तो आगर का ही है कि नहीं? आगर का माल लगभग आज की स्थिति में भी 4500 वृक्ष से वृद्धि करते हुए 17,500 से ज्यादा आपके यहाँ का बगीचों की संख्या हो रही है। और जिस प्रकार से समय चल रहा है, सच में मैं अपनी ओर से बधाई दे रहा हूं। अब पर्यटनों की दृष्टि से भी, पर्यटन का भी आप काम बढ़ा सकते, रोजगार बढ़ाने के लिए हमारे पास औद्योगिकरण के लिए भी, उद्योगों के लिए भी, आगर के लिए बहुत सारी योजना है। अब बहुत सारे लोग आ गए। अपने बीच में से
आपका हॉस्पिटल भी अच्छा हो गया आने वाले समय में। जैसे में अब कौन सी बात आपने कही, गांव के नाम बदल देंगे, क्या बड़ी बात है इसमें क्या? तो मैं अपनी ओर से और आने वाले समय में एक आगर में बड़ा कार्यक्रम भी देने वाला हूं, ताकि वहां आकर के बाकी बातें और अच्छी करेंगे, बहुत अच्छे प्रकार से। आने वाले समय में रोजगार को लेकर के भी और काम करेंगे। हमारे लोग सारे उद्योगपति बने, उनकी आय भी बढ़े, जितने प्रकार से काम कर सकते हैं सब करते हैं। मैं अपनी ओर से एक बार फिर अपने सारे मित्रों का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, और ऐसे अच्छे कामों के लिए हम सब बार बार मिलते रहेंगे। मेरी अपनी ओर से गुड़ी पड़वा के साथ नवरात्रि के नए साल की बधाई, विक्रम संवत 2083 की बधाई, और चैत्र के नवरात्रि जीवन में शक्ति संपन्न करते रहे, सबके जीवन में मंगल ही मंगल हो, बगलामुखी का खूब आशीर्वाद हो, महाकाल की कृपा हो। बोले महाकाल महाराज की जय, बैजनाथ महादेव की जय। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक मंत्रालय में वंदे मातरम गायन के साथ शुरू हुई। कैबिनेट की बैठक में प्रदेश के विकास और जन कल्याण से जुड़ी महत्वपूर्ण निर्णयों पर बात हुई। एमएसएमई मंत्री चैतन्य कश्यप ने कैबिनेट के फैसलों की जानकारियां दी। मंत्री चैतन्य कश्यप ने जानकारी देते हुए बताया कि कैबिनेट की बैठक में प्रदेश के युवाओं और शासकीय सेवकों के हित में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए हैं। सरकार ने अन्य पिछड़ा वर्ग के छात्रों को सुरक्षा बलों में करियर बनाने के लिए विशेष प्रोत्साहन देने और सरकारी कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते में वृद्धि पर मोहर लगा दी है। हिंदू नव वर्ष के पश्चात आज पहली बैठक कैबिनेट की हुई। माननीय मुख्यमंत्री मोहन यादव जी के अध्यक्षता में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए, और उसी के साथ में उन्होंने गुड़ी पड़वा के दिन से जल गंगा संवर्धन अभियान के शुभारंभ की चर्चा करी, और सारे मंत्री व विधायकों के उनका आह्वान भी रहा कि वे इसको एक सफलतम अभियान के रूप में आगे बढ़ाए। और इस अभियान में करीब 3 माह तक यह जल गंगा सिंचाई अभियान चलेगा, और इसमें 2500 करोड़ रुपए की राशि खर्च होगी। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जल संरक्षण को राष्ट्रीय अभियान के रूप में चलाया जा रहा है, और यह अभियान मध्य प्रदेश में पिछली बार भी सराहा गया, और इस बार भी इसकी पूर्ण सफलता होगी। मुख्यमंत्री जी 21 तारीख को जयपुर गए थे। जयपुर में वहां के उद्यमियों के साथ में एक इंटरेक्टिव सेशन हुआ, और उस सेशन में कृषि आधारित उद्योगों के संदर्भ में काफी अच्छी चर्चा हुई, क्योंकि भीलवाड़ा में कॉटन का काम है, तो कॉटन से संबंधित उद्योग व अन्य, वहां पर करीब 400 से अधिक प्रतिभागी वहां पर एकत्र हुए थे, जिसमें टेक्सटाइल, फूड प्रोसेसिंग, लॉजिस्टिक और सब अन्य विषयों के ऊपर काफी गहन चर्चा करके 5055 करोड़ रुपए के निवेश के प्रस्ताव वहां से प्राप्त हुए हैं। इसी के साथ मध्य प्रदेश ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। मध्य प्रदेश के अंदर एक एआई मिशन हम प्रारंभ कर रहे हैं। एआई का उपयोग किन चीजों में हो और किसके अंदर हम प्राथमिक तौर पर आगे बढ़े, इसमें कृषि, स्वास्थ्य, पोषण एवं आपदा प्रबंधन में जोखिमों की पूर्व पहचान हम कैसे ले सके, इसके लिए एक स्टेट एआई मिशन प्रारंभ करने का निर्णय लिया गया। और इसके माध्यम से हमें लगता है कि हम मध्य प्रदेश में डाटा का संकलन और उनके ऊपर एक प्रभावी नियंत्रण करने में हम सफल होंगे। इसी के साथ मंत्रिपरिषद ने आज कुछ परियोजनाएं और कुछ योजनाओं के निरंतरता के प्रस्ताव भी पास करे हैं। वे सारी राशि 6,940 करोड़ रुपए के विभिन्न निर्माण और विकास कार्यों के अंदर मंजूरी दी गई है। इसी में सबसे महत्वपूर्ण है
रीवा जिले की महाना माइक्रो सिंचाई परियोजना जो 82 करोड़ रुपए की है, बाण सागर बांध का जो पानी अभी तक अनुपयोगी रहा था उसको यहां से उपयोग में लेकर के 18 ग्रामों के 950 से अधिक कृषकों को 4500 हेक्टेयर भूमि में जिससे सिंचाई सुविधा प्राप्त होगी। मंत्रिपरिषद द्वारा दिव्यांगता के क्षेत्र में संचालित जो संस्थाएं हैं वहां पर जो अतिथि शिक्षक थे उन शिक्षकों को 18,000 रुपए 9,000 की जगह पर 18,000 रुपए का मानदेय प्रति माह देने का निर्णय लिया गया है। एक महत्वपूर्ण योजना आंगनवाड़ी के लिए केंद्र में पूरक पोषण आहार जो अति कम वजन के बच्चे, कुपोषण दो तरीके का है, अति कम वजन वो कुपोषण बच्चे, अति कम वजन के बच्चों के लिए जो अभी राशि 8 रुपए प्रति माह थी 6 माह से 6 साल तक के, उनके लिए वह 12 रुपए प्रतिदिन की पोषण की राशि स्वीकृत की गई है, जिससे कुपोषण की कमी को हम निरंतर जो मध्य प्रदेश उसमें अग्रसर है उसे हम आगे बढ़ाएंगे। मंत्रिपरिषद द्वारा एक निर्णय और लिया गया है जिसमें अन्य पिछड़े वर्ग के युवक युवतियों को सैन्य बल और अन्य समकक्ष सुरक्षा बलों, पुलिस, होमगार्ड और निजी सुरक्षा एजेंसियों में भर्ती के लिए सक्षम बनाने के लिए शौर्य संकल्प प्रशिक्षण योजना 2026 चालू की गई है, जिसमें 3 साल तक ये योजना चलाएंगे और प्रतिवर्ष इसमें 4,000 युवकों को प्रशिक्षित करना और उनका ये 40 दिन का प्रशिक्षण का कार्यक्रम रहेगा और ये आवासीय कार्यक्रम रहेगा। इस आवासीय प्रशिक्षण कार्यक्रम में 1,000 रुपये पुरुष को प्रति माह तथा 1,200 रुपये प्रति माह महिलाओं को इसकी शिष्यवृत्ति दी जाएगी। इसमें 10 जगह पर सारे संभाग स्थानों पर और साधिकार समिति द्वारा प्रदेश में 10 स्थानों पर बनाया जाएगा और अगर आगे पहले वर्ष के नतीजे देख करके अगर आवश्यक हुआ तो इसे जिला स्तर तक भी ले जाएंगे, जिससे अधिकांश युवक युवतियों को इसका लाभ लेने का अवसर प्राप्त हो सके। निरंतरता की कई विभागों की योजनाएं थी, जिसमें वाणिज्य कर विभाग की निरंतरता की योजना 2933 करोड़ की ट्रिब्यूनल की और लोक निर्माण विभाग के तहत 7 विभिन्न परियोजनाएं थी। जनजातीय कार्य विभाग के अंतर्गत 5 योजनाओं की निरंतरता की स्वीकृति दी गई, जिसमें विकास योजना भी है और वर्तमान खर्च और जो वर्तमान व्यवस्था है उनके संचालन के कार्य भी है। इसी के साथ में युवा अनुद्युत योजना, खाद्य नागरिक आपूर्ति विभाग की, तो ये सारा मिलाकर के 6,940 करोड़ का मैंने पूर्व में बताया यह राशि स्वीकृत की गई है। इससे सबसे महत्वपूर्ण जो निर्णय लिया गया है वो कर्मचारी मध्य प्रदेश शासन के कर्मचारियों के लिए वह निर्णय है कि राज्य शासन के 7वां वेतनमान प्राप्त कर रहे शासकीय सेवकों को 1 जुलाई 25 से 3% की वृद्धि करते हुए उनके कुल 58% के मान से महंगाई भत्ता स्वीकृत किया गया है। 6ठे वेतनमान के कार्मिकों एवं निगम मंडल उपक्रम में राज्य शासन में प्रतिनियुक्ति पर राज्य शासन में कार्यरत 5वें एवं 4थे वेतनमान के कार्मिकों को समानुपातिक आधार पर महंगाई भत्ते में वृद्धि हेतु वित्त विभाग को अधिकृत किया गया है। यह सारे कर्मचारियों को लाभान्वित करने वाला एक महत्वपूर्ण निर्णय है। 1 जनवरी 25 से 31 मार्च 26 की अवधि में सेवानिवृत्त या मृत शासकीय सेवकों के संबंध में नामांकित सदस्य को एरियर की राशि का भुगतान एक मुश्त किए जाने का निर्णय लिया गया है। राज्य शासन के पेंशनर परिवार या उनको 1 जनवरी 26 से 7वें वेतनमान के अंतर्गत 58% एवं 6वें के अंतर्गत 257% पेंशन राहत स्वीकृत करते हुए जो छत्तीसगढ़ के शासन के समय के कर्मचारी है उनका भी समायोजन करते हुए उसके ऊपर छत्तीसगढ़ सरकार को सहमति प्रदान करने का निर्णय लिया। शासकीय सेवकों, पेंशनरों और परिवार पेंशनरों को महंगाई भत्ता
महंगाई राहत में 3% के मान से वृद्धि करने पर राज्य के कोष पर करीब करीब 2450 करोड़ रुपए का अतिरिक्त भार होगा। यह सिर्फ पेंशनरों का भार है। बाकी शासकीय सेवकों का जो महंगाई भत्ता 3% बढ़ाया गया है और मध्य प्रदेश सरकार निरंतर प्रतिबद्ध है कि हम कल्याणकारी कामों को भी आगे बढ़ाएं। प्रशासन के कर्मचारियों के कल्याण के प्रति भी हमारे मुख्यमंत्री मोहन यादव जी की संवेदनशीलता है और वो निरंतर इसमें गतिशील रहते हैं।